नमस्कार। मैं आप सबके सम्मुख अपने 2 साल 10 महीने, जिनमें एक बड़ा भाग है जब राष्ट्रपति शासन लगा था, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मगर इस सब पीरियड का मैं लेखा जोखा लेकर के आपके सामने आया हूँ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ बातें कहना चाहता हूँ, कुछ सवाल जो उठाए जा रहे हैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मेरी इन बातों पर ज़रा आप तवज्जो दें, ज़रा ध्यान दें। मेरा परिवार एक सामान्य पर्वतीय परिवार है। मैंने 16-17 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। मेरी माँ बीमार रहती थी, मगर बीमारी में भी उसमें अदम्य संघर्ष की शक्ति थी। और आज भी मैं अपनी माँ के संघर्ष को याद करता हूँ तो मुझे अपनी राह बड़ी सरल सी नज़र आती है। मेरी माँ का संघर्ष ही मेरी संकल्प शक्ति है, मेरी काम करने की ताकत है। वो इस तरह से हैं कि जैसे ब्रह्मांड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है, बाकी सारे ग्रह जीव जंतु जो हैं उसी सूर्य से ही ऊर्जा लेते हैं। उसी तरह हम जब उनको काम करते देखते हैं, हमसे वो 10-12 साल उम्र में बड़े हैं और 18-19-20 घंटे वो काम करते हैं, तो हम लोग भी उससे इंस्पायर होकर के कोशिश करते हैं कि उतना ही काम कर सकें और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराते हैं। सार्वजनिक जीवन में जब से आया हूँ तो मैंने हमेशा ये माना है कि मैं एक तदर्थ नियुक्ति पर हूँ, बल्कि तदर्थ भी नहीं, एक दैनिक वेतन भोगी हूँ। और प्रतिदिन के हिसाब से मुझे जो मजदूरी मिल रही है, जो मेहनताना मिल रहा है, जो पहचान मिल रही है, जो जिम्मेदारी मिल रही है, मैं उसको निभाऊं और दूसरे दिन फिर से उसी तरीके से अपने आप को तैयार करूं उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ये इच्छा शक्ति थी कि मैं कैसे रात दिन लग के इस उत्तराखंड को खड़ा करूं, वो एक एक्सीडेंट में घायल हुआ। अपने बनने के 6 महीने के अंदर अंदर एक हवाई एक्सीडेंट हुआ, उसमें वो घायल हो गया। उनकी गर्दन जो थी वो इंजर्ड होगी और उनको एम्स में भर्ती रहना पड़ा। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि तीसरे ही दिन वो एम्स में फाइल साइन करते हुए नजर आए, और ये उनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज मुझे खुशी है कि राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जो बुनियादी जिम्मेदारी मुझको सौंपी गई थी, इस राज्य को आपदा से बाहर लाने की और इसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की, वो काम मैंने पूरा कर दिया है, बहुत कुछ सीमा तक। आज 4 धाम यात्रा पटरी पर आ चुकी है। हमारा पर्यटन फिर से लौट आया है। आज हम फिर से 2013 की आपदा की स्थिति से पूर्व की स्थिति में आ गए हैं, बल्कि कुछ मामलों में हम और बेहतर स्थिति में हैं। जैसे आज बिजली की उपलब्धता मेरे राज्य में लगभग 24 घंटा है। सड़कें हमने पहले से बेहतर कर दी हैं। आज हमने लोगों की आमदनी में, जिसको हम प्रति व्यक्ति औसत आमदनी कह सकते हैं, उसमें राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत आमदनी की वृद्धि से ज़्यादा बेहतर किया है। हम लगभग दुगने दर से प्रति व्यक्ति औसत आमदनी में वृद्धि कर पा रहे हैं। लोगों के लिए हमने अच्छे संसाधन जुटाए हैं, अवसर जुटाए हैं। लोगों को साथ लेकर के मैं समझता हूँ कि एक अच्छे रोड मैप पर काम किया जाए तो इस छोटे राज्य को एक मॉडल, एक आदर्श राज्य के रूप में ढाला जा सकता है। और उस दिशा में हमने जो पहलें की हैं, जो कोशिशें की हैं, अब वो अपना असर दिखाने लग गई है। पहाड़ों की बुलंदी पे जा पहुंचा है उत्तराखंड, है जिम्मेदार हाथों में अब अपना परचम। लहलहाते खेत यहाँ अब हर घर है रोशन, घर घर में खुशियों का बसेरा, ऐसा हर मंजर। बढ़ रहा है उत्तराखंड जन जन के संग।
गुजरात से आए हैं। वी आर ऑल द फैमिली, 10 मेंबर्स की फैमिली हम लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत ही अच्छा जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा है। वी हैड्स ऑफ टू आवर गवर्नमेंट एंड ऑल द लोकल पीपल दोज हु आर वर्किंग वेरी हार्ड इन दिस कोल्ड। कल जैसे मैं जा रही थी हेलीपैड में तो मौसम की वजह से वो वापस हो गया था, तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो मेरे को मतलब मेडिकल सुविधा मिली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारा सारा ग्रुप आया, हम सभी लोग बहुत बहुत खुश हैं। शासन ने इतना अच्छा काम करवाया है, बहुत जल्दी करवाया है। अभी अपन देखेंगे तो आपको लगेंगे कि कितना जल्दी शासन ने काम करवाया है। यहाँ पर वाकई में सरकार की ओर से जो प्रचार प्रसार किया गया है उसकी हम सराहना करते हैं। जिस प्रकार से यात्रा बढ़ी है ये माननीय हरीश रावत की देन है। और मुझे लगा जिस तरीके से चार धाम यात्रा सफल हुई है और जिस तरीके से इस साल पर्यटकों का विश्वास हम पे लौटा है, यदि नोटबंदी नहीं हुई होती तो हम शीतकालीन पर्यटन में भी इस समय आगे होते। और बल्कि मैं ये समझ रहा था कि इस साल हमको एक अच्छा स्टार्टअप मिल जाएगा शीतकालीन पर्यटन का, मगर ऐसा हो नहीं पाया। ये जब से 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं तो थोड़ा इस दिशा में हमको झटका लगा है, मगर ये संभावनाएं अपनी जगह पर बनी हुई हैं और उसके लिए मेरी सरकार ने एक अच्छा ठोस रोड मैप बना दिया है। और उस रोड मैप पर आगे चलते हुए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अकेले ये पर्यटन सेवा क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 50,000 के करीब नौजवानों के लिए अवसर बनाऊंगा। रोजगार के क्षेत्र में जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, हमारी जो प्रतिवर्ष वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय वृद्धि दर से काफ़ी ऊंची है, लगभग दुगनी है। इसका अर्थ है कि नौकरी के ज़्यादा अवसर, काम के ज़्यादा अवसर मेरे राज्य में सृजित हो रहे हैं। और मैं लोगों से कहता हूँ कि मेरी सरकार जो है आपके लिए अपने ही वातावरण में अवसर बनाएगी और उस दिशा में हमने मुख्यमंत्री आजीविका योजना प्रारंभ की है, स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। जनता, गरीब जनता को बहुत बड़ा लाभ हुआ है और इसमें सबकी देन हरीश रावत की है। ये पहले भी हरीश रावत जब यहाँ के अध्यक्ष थे उत्तरांचल के, तभी बहुत काफ़ी प्रयास किए थे। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो गरीब जनता थी उनको फ़ायदा हुआ है। जो यहाँ गांव की जनता है, गरीब जनता, वो यहाँ पर कार्य कर रही है और उनको यहाँ रोजगार मिल रहा है। और मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि हमने 2000 नौजवानों को जो नौकरी मांगने की लाइन पर थे उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको दक्षता दे करके, बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर और कुछ गवर्नमेंट की सहायता देकर आज रोजगार देने वाला बना दिया है। वीरचंद गढ़वाली की योजना में मैंने रुद्रपुर के होटल के लिए ऋण लिया था, जिसमें 10 लाख का लोन मिला था और इसमें 2 लाख रुपए अंशदान था। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हम लोगों को ये ऋण दिया। उसके साथ मेरे होटल में 15 कर्मचारी हैं जिनका भरण पोषण चलता है, उनका परिवार चूल्हा जलता है। पहले बाहर जाना पड़ता था नौकरी करने के लिए, अब यहीं मिल जा रही घरों में ही। मतलब अपने घर परिवार से दूर हमेशा टेंशन रहती थी कि मतलब हम अपने घर परिवार से दूर हैं। आज यहाँ पे
रुद्रपुर में रहने के बावजूद भी मतलब हमें काफ़ी रोज़गार मिल रहा है। और अपनी राज्य की इस सफलता से प्रेरित होकर के मैंने निश्चय किया है कि मैं अगले 5 साल में 50,000 नौजवानों को नौकरी मांगने के बजाय जो है नौकरी देने वालों की लाइन बनाऊंगा। जहाँ जहाँ आवश्यक है हम सरकारी पदों को भी भर रहे हैं। और ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि इस साल हम 30,000 नौजवानों को राजकीय सेवाओं में ले रहे हैं, जिनमें से 16,000 को हम ऑलरेडी ले चुके हैं और 14,000 के लिए विभागों में भर्ती के अध्याचन जारी हो चुके हैं। खेती का क्षेत्र, हमारी जो मैदानी खेती है वो समृद्ध है, वो अच्छी है, मगर जो पर्वतीय खेती है वो आज भी चुनौती बनी हुई है। ये अलग बात है कि मैंने कुछ ऐसी बूस्टअप योजनाओं के जरिए आज मड़ुए, झुंगरे, कुलथ को, राजमा को, चौलाई को, कई चीज़ों को मैं एक प्रोमिनेंस में ले आए हैं हम, जो जिन्हें हम परंपरागत खाद्यान्न कह सकते हैं। आज वो खाद्यान्नों की मांग हमने बढ़ा दी है, अच्छा मूल्य उसका मिल पा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो अभी योजनाएं चला रखी हैं किसानों के लिए, उसके अंतर्गत काफ़ी किसानों को फ़ायदा मिल रहा है और मैं भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हूँ। और फसल के बाद भी फसल को लेने के लिए जो क्रय केंद्र लगाए गए हैं, जो भी उसका भी हमको पैसा मिलता है, जो अनुदान मिलता है, वो पूरा डायरेक्ट ऑनलाइन होने की वजह से खाते में आता है, तो कृषकों को उससे कोई परेशानी नहीं हो रही। बीज वगैरह के भी कुछ बीज विभाग से मिल जाते हैं, निःशुल्क मिल जाते हैं। अब इस समय जो है मेरे प्रेजेंट टाइम में 2.5 क्विंटल मटर का बीज जो है PS 1100, जो कि मेरी स्पेशल फरमाइश से DHO पौड़ी साहब से रिक्वेस्ट हुई, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल मंगवाया, वो मुझे मिल चुका है। वैसे कृषि विभाग से मेरे पास पावर वीटर आ रखा है, कैप कटर आ रखा है, जल पंप आ रखा है। मेरी कोशिश है कि हम संगठित तौर पर एक स्वरूप दे सकें, चाहे क्लस्टर बेस्ड एग्रीकल्चर के माध्यम से हो या रोजगार आधारित चीज़ों का उत्पादन, जिसको हम हर्बिकल्चर कह सकते हैं, जिसमें हम सुगंधित पौधों आदि का उत्पादन कह सकते हैं, जिनमें हम सब्जियों का वैज्ञानिक तरीके से, जिनको पॉली हाउस आदि बना करके उत्पादन को बढ़ावा कह सकते हैं, या हम एक गांव को एक फार्म के रूप में विकसित करके, ताकि इतना उत्पादन हो कि उसके लिए मार्केट की व्यवस्था हो सके, विपणन की व्यवस्था हो सके, उसके माध्यम से लोगों को फिर से खेती की तरफ मैं लौटाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये राज्य सरकार ने जो योजना चला रखी है, पॉली हाउस दे रहे हैं, तो उससे हम फसल उगा रहे, अच्छी पैदावार हो रही है। तो ऐसे पॉली हाउस तो करीब 1 लाख रुपए कम से कम में बनता, तो 25,000 लगभग हमको मिल रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। एक बड़ा इनिशिएटिव अभी हमने जल संग्रहण का लिया है। पानी को संग्रहित करके जहाँ पानी होगा वहाँ अपने आप उत्पादन बढ़ेगा।
वहाँ अपने आप अवसर बढ़ेंगे। बल्कि 21वीं सदी में जिस राज्य के बाद जल होगा वो राज्य समृद्ध राज्य होगा, खुशहाल राज्य होगा। तो इसलिए मैंने जल संग्रहण का एक व्यापक कार्यक्रम अपने राज्य में प्रारंभ किया है। बैराज से पहले जो था पेयजल का बहुत संकट था अल्मोड़ा नगर में। पानी की बड़ी व्यवस्था रहती थी, गर्मियों में मार्च से लेकर आपके मई जून तक बड़ी दिक्कत रहती थी। बैराज के बनने के बाद इस साल वो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की नहीं हुई। और जो है इसके साथ ही यहाँ पर बैराज जो है पूरे जो कोसी बैराज के नाम से ये बना हुआ है बीमोला जगह में, इससे पूरे कुमाऊँ के लिए मैं ये मानता हूँ कि कुमाऊँ पहाड़ में ये एक मॉडल है। इसको देख के और जगह डेवलपमेंट होगा, बहुत ज़रूरी और बहुत अति आवश्यक चाहिए। आज नहीं, कल के फ्यूचर के 25 साल बाद या 20 साल बाद की बात हम करें तो उसके लिए हमारे लिए बहुत वरदान साबित होगा। पेयजल तो प्रमुख रूप से अल्मोड़ा की बहुत गंभीर समस्या थी, जिसके बनने के बाद वो करीब 100% कंप्लीट हो चुकी है। पेयजल जल संग्रहण के साथ जुड़ा हुआ है, मगर अनेमिकनेस भी इसके साथ जुड़ी हुई है। जो क्वालिटी वाटर है वो हमारे लिए बड़ी बात है। तो मैंने एक 3 साल का युद्ध का ऐलान किया है खून की कमी और प्रदर रोग महिलाओं में। हेल्थ बहुत आवश्यक है, मगर इस समय डॉक्टर्स की कमी से मैं जूझ रहा हूँ। बहुत संघर्ष किया, बहुत तरीके निकाले, बल्कि डेली बेसिस पर जो है हम भर्ती भी कर रहे हैं, बोर्ड हमने गठित करके रखा हुआ है। मगर इस सब के बावजूद भी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स की उपलब्धता एक चुनौती बनी हुई है। उसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने मोबाइल सर्विसेज भी प्रारंभ की हैं। अब मैं सोचता हूं कि हेली एम्बुलेंस भी प्रारंभ करूं, और जो बड़ा कदम मैंने उठाया है, अपने नागरिकों को 1,75,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार दिया है। अपनी जेब से सर गरीब परिवार इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। ये माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीबों को अच्छा लाभ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जितने डॉक्टर्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ्रेंकली बात करते हैं, आपसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे कि आप उनके परिवार के सदस्य हैं। और सरकार जो इस दिशा में कार्य कर रही है वो बड़ा शानदार है। दवाइयाँ भी समय पे मिलती हैं, क्योंकि अभी हमें दवाई ही लेने आया और समय पे दवाई मिली। दवाई सही समय पे मिलती है, बढ़िया इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। डॉक्टर भी समय पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक बड़ा कदम होगा जो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जो उनकी चिंताएं हैं, बीमारी की स्थिति में जो चुनौतियां उनके सामने आती हैं, उसका हल खोजने में मदद करेगा। शिक्षा पर हमारे पास बड़ा व्यापक आधार है, और मुझे आज खुशी है इस बात की कि मैं बड़े पैमाने पर अध्यापकों की नियुक्ति कर पाया हूँ। और प्रधानाचार्य नहीं थे पहले, अब प्रधानाचार्य भी स्कूलों में होंगे। हमने मॉडल स्कूल भी बना दिए हैं, 500 स्कूलों को इस साल मॉडल स्कूल में। हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज प्रारंभ कर रहे हैं उन्नति प्रोजेक्ट के तहत जो है। सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मॉडल स्कूल की योजना चलाई। इससे जो है हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। हमें प्रोजेक्टर से सीखने को मिल रहा है, जो हमें पहले सीखने में डिफ़िकल्टी होती थी, तो उससे हमें काफ़ी हद तक लाभ हो रहा है। तो और हर मॉडल स्कूल में अब कंप्यूटर लैब खुल गई हैं, जिससे बच्चों को कंप्यूटर का भी ज्ञान हो रहा है, और लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। शिक्षा का उन्नयन एक बड़ा काम है, जिसमें केवल हाई स्कूल इंटरमीडिएट खोलने से काम नहीं चलेगा। कि अब डिग्री कॉलेज तो मैंने 58 से स्टार्ट किया था, 58 जिस दिन मैं आया था मुख्यमंत्री बनकर, आज मैंने 110 पहुंचा दिए हैं। आज हमारे पास 8 नर्सिंग कॉलेज हैं, हमारे पास 8 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हमारे पास 6 आने वाले 4-5 सालों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे अकेले सरकारी क्षेत्र के अंदर जो है। हमारे पास 150 के करीब ITI और 75 के करीब पॉलीटेक्निक होंगे। जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने से हमारे जो दूर दराज यहाँ हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए उनके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, और उनको यहाँ से जो मेडिकल कॉलेज बनने से उनको ये लाभ होगा कि वो बाहर न जाके हमारे इसी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल की अपनी शिक्षा दीख सकें। हरीश रावत जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनका मैं काफ़ी आभार व्यक्त करती हूँ। उनने
हमारे क्षेत्र का काफ़ी विकास किया, जिसमें हमारे आम बाग हजारीबाग में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। और ये हमारे भाई बहन वगैरह हम बाहर पढ़ने जाते, कोई दिल्ली देहरादून, अब ये नज़दीकी पढ़ेंगे इधर, यहाँ इनकी सुविधा भी सही है और यहाँ जो गरीब लोग हैं उनका भी फ़ायदा है। छोटे स्तरों पे खेल को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने छोटे छोटे उस पर किया है। जैसे स्कूलों पे 1 घंटा प्रशिक्षण देने के लिए कोचिंग जाते हैं साल में 3 मंथ का, वहाँ से खिलाड़ी छट के, जैसे ये हमारा स्टेडियम है, यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो आगे अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। कहीं जब वो नेशनल में गोल्ड मारते हैं तो करीब 1 लाख उनको वो मिलती है स्कॉलरशिप। इससे खिलाड़ी और उनकी फैमिली काफ़ी वो रहती है और जैसे जॉब काफ़ी अब सिक्योर हो चुकी है। अगर आप हर मेडल पे आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको आपकी जॉब मिलती है। आज का ज़माना उत्कृष्टता का है और आपको स्किल में जब तक आप उत्कृष्टता नहीं लाएंगे आप कम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे। आप दुनिया के रोज़गार के बाज़ार में यदि अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो इसलिए मेरा आज फोकस जो है अपनी शिक्षा के उन्नयन पर है। हमने इधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। मैंने पहले कहा कि सड़कें हमारी अच्छी हैं, बिजली की उपलब्धता हमने 24 घंटा बढ़ा दी है, लेकिन विद्युत उत्पादन में अभी हम पीछे थे। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट हमारे क्लियर होकर के आए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि धीरे धीरे हमारा उत्पादन का क्षेत्र भी बढ़ेगा। और उत्पादन के क्षेत्र में एक नए एरिया में जहां हम शून्य पे थे लगभग जो है वो था सोलर एनर्जी का, वैकल्पिक एनर्जी उत्पादन का। अब हम 200 मेगावाट ऐसी बिजली अभी बहुत निकट भविष्य में पैदा करने की स्थिति में आ जाएंगे। हम आज सबसे कम दर पर बिजली दे रहे हैं और ये हमारी ताकत है। इससे उद्योग बड़े पैमाने पर जो हमारे वहाँ टिके हुए हैं या आना चाहते हैं उसका एक बड़ा कारण हमारी सस्ती बिजली भी है। और हम अपने इस गुण को और 24 घंटा बिजली उपलब्ध करवाने वाले गुण को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। हमने सड़कों को सुधारा मगर दूरी कम करनी है। मेरे राज्य की एक बड़ी चुनौती दूरी है, इसलिए हम बहुधा ये दिखाई देता है कि 3-4 जिलों से तक केंद्रित राज्य हो गए हैं। तो इसके लिए मैंने एयर कनेक्टिविटी का इनिशिएटिव लिया है और उसमें पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर की एयर स्ट्रिप्स और दर्जनों हेलीपैड जो हमने बनाए हैं उनमें हम हेली सर्विसेज प्रारंभ करना चाहते हैं और एयर सर्विसेज प्रारंभ करना चाहते हैं। एक बार ये दूरी घट जाएगी तो फिर जो ये विसंगति है विकास में, जो एक रीजनल इम्बैलेंस है विकास में, हम कुछ सीमा तक उसको दूर कर पाएंगे। जिनके प्रयासों से ये हवाई पट्टी का काम इतनी तेज़ी की गति से हो रहा है और आज तक इस हवाई पट्टी के बारे में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 20 साल 25 साल से बंजर पड़ी हुई थी। आज ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ माननीय विधायक जी की और हमारी ये राज्य के सरकार की उपलब्धि, जिससे हमारे यहाँ जो टूरिस्ट लोग हैं वो आने के लिए ये काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जो एक हमारा दूर का क्षेत्र है पिथौरागढ़, उसके लिए हमारे हवाई पट्टी के चालू होने से बहुत हमारी पूरी जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़ा आनंद आता है जब मैं अपने गांव की बात करता हूँ, गांव में रहने वालों की बात करता हूँ। मैं जब गरीब की बात करता हूँ, गाड़ गधेरों की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने ही जीवन के छायाचित्र को स्मरण करके उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है उसके लिए यत्न कर रहा हूँ, उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब रूरल डेवलपमेंट में हम इस साल 1102 सड़कों पर इसी एक साल के अंदर हम काम शुरू कर चुके हैं और 2018 तक मैं सब गाँवों को सड़कों से जोड़ देना चाहता हूँ। मगर मेरी फिलॉसफी ये है कि गांव सड़क से जुड़ें मगर गांव को उत्पादन केंद्र बनाएं। उसके लिए तो उसके लिए मैं निरंतर एक कैंपेन चला रहा हूँ, एक अवेयरनेस कैंपेन लोगों के बीच में चला रहा हूँ ताकि गाँवों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेंटर बना सकें। विलेज एज ए फार्म, विलेज एज ए इंडस्ट्रियल हब, जब तक हम
नहीं क्रिएट करेंगे तब तक हम हर हाथ को जो काम देने का हमारा संकल्प है हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो हमें सड़क दी है उसमें 35 लाख रुपए की लागत लगी है। हमने अपने खुद निर्माण किया है। मेरा गांव मेरी सड़क है ये, और हमें इससे बहुत लाभ है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, खड्डे होते थे। हमें साहब बरसातों में इतनी दिक्कत होती थी यहाँ निकलने के लिए खड्डों में बरसात में, और ये सड़क बनने से बड़ा आराम हो गया है। रात में लोग गिर जाते थे, अब रात में जहाँ मर्जी जाओ, इसमें लेट भी जाओ, आराम बड़ा है, सो भी जाओ, बड़ा आराम हो गया। लोगों को दिक्कत नहीं होती आने जाने में। हमारी सड़क जो है दो गाँवों को जोड़ने के लिए सड़क का ये संपर्क मार्ग बना है तथा हम लोग और हमारे ग्रामवासी बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज इसका नतीजा है कि इस समय देश के अंदर जो 6 राज्य सबसे तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं, हम पिछले 1 साल से उसमें सम्मिलित हो गए। तो इसको मैं निरंतर बढ़ाए रखना चाहता हूँ, निरंतर इसको एक पुश देना चाहता हूँ। हमारी कोशिश इस बात की भी चल रही है कि हम मेट्रो सर्विसेज, जो परिवहन सर्विस है हमारी मुख्य नगरों की, उसको सुधारें। उसके लिए हमने अपना मेट्रो कॉरपोरेशन गठित कर दिया है और DMRC दिल्ली मेट्रो कंपनी के साथ हमने टाई अप कर लिया है और मैं समझता हूँ कि हमारी मेट्रो सर्विसेज अगले 4-5 साल में अस्तित्व में आ जाएंगे। मगर नगरीय क्षेत्रों की स्थिति को सुधारने के लिए हमारे राज्य में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर मैनेजमेंट, रिवर ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। जब तक हम नदियों के उथलेपन को नहीं रोकेंगे, उनके फैलाव को नियंत्रित नहीं करेंगे और रिवर फ्रंट डेवलप करके नदियों को संरक्षित नहीं करेंगे तो हम बेहतर राइड नहीं बना सकते। इसलिए मैंने देहरादून से एक रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है और उसकी सफलता पर हम आगे और एरियाज़ के अंदर जाएंगे जहां हम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण को मैंने एक माध्यम माना है जिसके जरिए हम खुशहाल उत्तराखंड बनाने के लक्ष्य को पा सकते हैं। हम महिला को पीछे रख करके चल रहे थे। मैं चाहता हूँ महिला जरा सा आगे आ जाए और पुरुष उसको, उसके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करता हुआ दिखाई दे, तो खुशहाल समाज बनाने की दिशा में ये एक आदर्श पहल हो सकती है। इस काम में शुरुआत तो बड़ी ठोस हमने कर दी है। आज महिलाओं का कोई हिस्सा, छोटी बच्ची से लेकर के दादी अम्मा तक की उनकी यात्रा में हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। मुझे 12 साल यहाँ काम करते हुए हो गए हैं। हमारे बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण हो रहा है। यहाँ बहुत अच्छा काम है ये, हमारी इस काम में से आने से बहुत अच्छा हो रहा है और इस सरकार को हम बहुत धन्यवाद कहना चाह रहे हैं। इन्हें हमें बहुत अच्छा काम दिया है। 60-65 लोग लगे हैं सारे और काम हमको मिलते रहता है और हमारे घर में ठीक ही हो रहा है। यहाँ से पल रहे हैं बच्चे हमारे कमाने में घर एक ही हैं। यहाँ से काम अच्छे से बच्चे पाल रहे हैं, अच्छा हो रहा है। हम 1 महीने में दुकान से भी राशन लाते हैं। सब लोग हमको राशन भी देते हैं। क्यों, ये तनख्वाह आएगी, इनको पैसा मिलेगा। तो हम पहले राशन के लिए भी तरसते थे। और मैं बहुत विनम्रता से कह सकता हूँ कि देश में महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव प्रारंभ किए। उन इनिशिएटिव्स का असर आज महिला सशक्तिकरण में दिखाई देना शुरू हो गया है। महिला स्वयं सहायता समूह बड़े पैमाने पर आगे आ रहे हैं। अब महिला मंगल दल भी प्रेस कर रहे हैं, कह रहे नहीं, जैसे महिला स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं हम भी करना चाहते हैं। सर, ये मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं हमें महिलाओं को दी है सर, ये रोजगार, उससे हम महिला बहुत खुश हैं। पहले हम बेरोजगार थे, अपने घरों के काम में व्यस्त रहते थे। अब घर से बाहर निकल के हमने ये योजनाएं हमें मुख्यमंत्री जी ने दी है। उस योजना को हम पाकर बहुत खुश हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे परिस्थितियों से ठीक ठाक हो रहे हैं। हमारे साथ ही ग्रामीण महिलाओं को हमने अपने साथ जोड़ा है। उनको रोजगार भी मिल रहा है। जो केवल अभी तक खेती कृषि के पीछे ही केवल काम किया करती थी, वो आजकल के भोजनालय में काम कर रही हैं, तो वो समाज के प्रति भी अब जागरूक होने लग गई है। और आज हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का बहुत अच्छे से भरण पोषण कर रहे हैं।
उसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी को और अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं। और मैं यही देखना चाहता हूँ कि महिलाओं में ये प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाए कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है। और दूसरी तरफ जो समाज कल्याण का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की दिशा में भी हमने बहुत ठोस उपाय किए हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा प्रकार की पेंशनें और सबसे ज़्यादा पेंशन राशि देने वाला राज्य उत्तराखंड है। सर, मैं वृद्धावस्था पेंशन लेता हूँ। पेंशन बढ़ा दी गई है, बड़ा हर्ष का विषय है ये भी, क्योंकि वृद्धावस्था और विकलांग और जो बौने होते हैं, हर किसी को ये पेंशन जो है उपलब्ध हो रही है। सरकार, राज्य सरकार जो है पाल रही है, बढ़िया ढंग से पाल रही है, जिससे कि हमारा गुजर बसर हो रहा है। हमने इतने प्रकार की पेंशनें शुरू कर दी हैं कि लोगों के लिए गिनाना मुश्किल हो जा रहा है। वो सबको पेंशन मिल दिया, अब जब मिले थे 400 2000 लाभ मिल रहा है, धन्यवाद देते हैं। जब तक हम हर व्यक्ति के ध्यान में ये नहीं लाएंगे कि हमारे जो परंपरागत उत्पाद है, हमारा जो हस्तशिल्प है, जो हमारी परंपरागत भवन शैली है, नक्काशी आदि की शैली है, उसको रेस्टोर करना है। हमारी एक कोशिश में जो हमने छोटी सी प्रारंभ की, ऐपण एक बहुत चर्चित नहीं थी, मगर कुछ एरियाज में ऐपण बनाने का काम होता था। आज हमने उसको 2 साल में नेशनल और इंटरनेशनल पहचान दे दी है। वो करीब 40-50 हज़ार लोगों की आजीविका का संसाधन बनी हुई है। देखिए, जो ऐपण के यहाँ पर है विधा है, वो लोक शिल्प, लोक कला और उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है। इस हर घर घर में लोग ऐपण बनाते हैं, लेकिन इसका आज तक आर्थिक पहलू नहीं था। मुख्यमंत्री जी की पहल से महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक स्वयं सहायता समूह बना गया। और सबसे बड़ी बात है, ऐपण को चेली ब्रांड नाम से एक ब्रांड दिया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं का एक समूह बनाया गया है। ऐपण का काम होता था, हम पहले अपने घरों पर ही किया करते थे। अब इस समूह में जुड़ के हमें इसमें, जैसे हमें पेन स्टैंड बनाते हैं, अगरबत्ती स्टैंड और फाइलें हो गई। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं। पहले हम ये दिल्ली में ही करते थे और ख़ास तौर से हम त्योहारों में ज़्यादातर ऐपण का यूज़ करते थे, लेकिन अब ये बाहर जा रहा है और हमको खुशी भी हो रही है। घर बैठे बैठे 2 पैसा भी आ रहा है और हमको इसके लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। जो पहले खाली बिस्वार और लाल मिट्टी से ऐपण बनाते थे, अब वो पेंट से, आधुनिक तकनीक से और बाजार की डिमांड के हिसाब से अपनी मूल विधा जो हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, चेली ऐपण, उसको करें। और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने महिलाओं को इसके रोजगार के माध्यम से जोड़ा। 50,000 नौजवान शिल्प के माध्यम से, उद्यमिता के माध्यम से और 50,000 नौजवान सेवा क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से यदि काम पर लगते हैं, तो उससे उत्तराखंड में जो बेरोजगारी की चुनौती है, उसका समाधान निकल आएगा। हम IT सेक्टर को, उद्योगों को, लघु उद्योगों को, सबको संगठित कर रहे हैं। मैं खेती, शिक्षा, पर्यटन आदि को एक दूसरे के साथ और शिल्प को इंटरलिंक करके चाहता हूँ कि हम एक खुशहाल, अवसरयुक्त राज्य बने। मैं केवल आर्थिक विकास को काफ़ी नहीं मानता। जब तक हमारे लोगों के चेहरे पर खुशी न हो, हम एक खुशहाल सोसाइटी के रूप में दिखाई दें, तो हमारी आर्थिक उन्नति बहुआयामी नहीं हो सकती। इसको यदि बहुआयामी बनाना है तो उसके लिए नागरिक की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। मेरा मानना यह है कि यदि हम रोड मैप नहीं बनाएंगे, हम आगे के लिए नक्शा नहीं बनाएंगे, आगे के लिए चलेंगे नहीं, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? तो लोगों का सहयोग है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा उत्तराखंड बनाने की दिशा में राज्य को अच्छी पहल दे सकूंगा, अच्छा नेतृत्व दे सकूंगा। हो पूरी दुनिया में रोशन है अब तो नाम हमारा, हर गली हर गांव में दिखता उन्नति का नजारा। बेटी करे हर घर को रोशन, यही है नारा हमारा। खुशहाली हो चाहू और यही है धर्म हमारा। बढ़ रहा है उत्तराखंड,
जन जन के संग। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी बातें सुनी और मुझे भरोसा है कि आप मेरी बातों पर गौर करेंगे, विचार करेंगे और एक तर्कसंगत निर्णय लेंगे। और मैं आपसे सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ये 2 साल काफ़ी नहीं है उत्तराखंड की तस्वीर को बदलने के लिए, और 30-40 साल की पॉलिसीज़ का जो नुकसान उत्तराखंड उठा रहा है उसको फिर से सही करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और वो वक्त एक ऐसे अवसर युक्त उत्तराखंड को बनाने के लिए चाहिए जहाँ गरीबी की रेखा के नीचे कोई न रह जाए। सबको के जीवन स्तर को हम गरीबी की रेखा के ऊपर लेकर के आए, जिसमें हम 2020 तक हर परिवार के एक सदस्य को कुछ ऐसा गेनफुल रोजगार दे सकें कि वो अपने परिवार का पालन करने का काम कर सके। 2022 तक हर उस हाथ को काम दे सकें जो हाथ काम करना चाहता है। हमको एक ऐसा उत्तराखंड बनाना है जो उत्तराखंड एक खुशहाल उत्तराखंड हो और राज्य आंदोलन की भावना का उत्तराखंड हो। मैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को, हमारे साथी सहयोगियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। आप सबका, आपकी कृपा के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।